हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा एक स्वीट पॉइजन की। किसकी? एक स्वीट पॉइजन। फार्मा के अंदर ना एक स्वीट पॉइजन है जिसका नाम है ट्रेडिंग। अब इसको डिफरेंट से स्नेक होता है ना, डिफरेंट टाइप का, मैंने बोला स्वीट पॉइजन, तो ऐसा ही ये डिफरेंट नेम है। इसको आप ट्रेडिंग बोल सकते हो, इसको आप कटिंग बोल सकते हो, इसको आप अंडर कटिंग बोल सकते हो, इसको आप एडजस्टमेंट बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो पॉकेट से मनी में लगाना, इसको बोलना कि अपना पैसा खुद लगा के सेल करना, जो भी आपको मन करे वो बोल सकते हो। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है, सबका मीनिंग एक ही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग बताऊंगा, एक्चुअली ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग कटिंग सबका नाम एक ही, मैं बार बार ट्रेडिंग का नाम लूंगा। ठीक है, मैं ट्रेडिंग वर्ड से इसको डिनोट करूंगा। ट्रेडिंग, कटिंग, अंडर कटिंग, एडजस्टमेंट सब एक ही चीज़ है। अब ये इसको मैंने स्वीट पॉइजन क्यों बोला, ये स्वीट पॉइजन ये है, पहले समझ लेते हैं स्वीट पॉइजन क्या, तो फिर दूसरी स्टोरी बताता हूँ आपको। स्वीट पॉइजन इसलिए बोला कि शुरू में तो हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये अपने गले की हड्डी बन जाती है। ठीक है, एडजस्टमेंट जो होती है, जो कटिंग होती है, वो थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, बाद के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब ये ट्रेडिंग और एडजस्टमेंट होता क्या है फ्रेंड, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ताकि आप बाकी की मैं बात करूंगा तभी समझ में आएगा। पहले यही नहीं मालूम है क्या होता है, तो जो लोग फार्मा में हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, एडजस्टमेंट क्या होती है, अंडर कटिंग क्या होती है, आप लोग जानते हैं। जो लोग फार्मा में नहीं है या आने का सोच रहे हैं या फिर न्यू है फार्मा के अंदर, उनको नहीं मालूम होगा ट्रेडिंग क्या होगा। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग फ्रेंड होती है, ट्रेडिंग अंडर कटिंग बोलें या कटिंग बोलें, एडजस्टमेंट बोलें, ये क्या होती है, जिस रेट पे कंपनी गुड्स प्रोवाइड करती है ना स्टॉकिस्ट को, आप उस रेट को डाउन कर दो। मीन्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मेरे पास एक ना नाइसिल पाउडर है, सपोज ये एक ब्रांड है, ये नाइसिल का है। ठीक है, ये ब्रांड है मेरे पास। अभी कंपनी जो है इसको जो है किसी भी स्टॉकिस्ट को मान लो 100 रुपीज़ का प्रोवाइड करती है। ठीक है, 100 रुपीज़ का प्रोवाइड करती है इस प्रोडक्ट को। अभी आपने क्या किया, आपके ऊपर सेल्स प्रेशर आया, आपका सेल नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया, दूसरे सिटी के होलसेलर से बात किया जहां पे अच्छी सेल हो रही थी। अभी ये कैसे पता चलेगा कि कहां अच्छी सेल हो रही है? एक तो फ़ोन करके पता चल जाता है, दूसरी पर जो होशियार लोग होते हैं ना, एमआर जो बहुत होशियार होते हैं, पहुंचे हुए एमआर जिसको बोलते हैं, जब मीटिंग में वो लगता है ना स्लाइड देख लेते हैं किसके यहाँ ज़्यादा बिक रहा है ये वाला प्रोडक्ट, तो वहीं से लिख के लेके आता है, अच्छा उसके यहाँ बिक रहा है तो वहाँ माल डालना है। ठीक है, तो ये कैसे पता चल जाता है कहाँ बिक रहा है? एक तो हम खुद टेलीफोनिक करके पता कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़े होशियार लोग होते हैं, जब वो स्लाइड दिखाई जाती है, जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे पूरे ऑल इंडिया की ना स्लाइड दिखी, कहाँ पे कितनी सेल हो रही, कौन टॉप कर रहा है, कौन क्या कैसे कर रहा है, सब पूरा डेटा वहाँ पे मिल जाता है। तो वहीं से नोट कर ले जाते, कहाँ ये वाला सीट ठीक है, यहाँ माल मेरा चला जाएगा। तो क्या होता कि जब टारगेट का प्रेशर आता ना कि टारगेट आपको करना है, अभी कंपनी स्टॉकिस्ट को ये 100 रुपीज़ में दे रही थी, अभी टारगेट का प्रेशर आया, आपका टारगेट हो नहीं रहा था, आपको एक डर सा आया कि यार दो चीज़ें होती हैं, एक तो डर आया जॉब चली जाएगी, या फिर दूसरा डर आया कि मेरा इंसेंटिव 2 महीने मैंने लगातार टारगेट कर लिया, तीसरे महीने किसी तरह अटक गया, रुक गया, हो नहीं रहा है। अभी मैं तीसरा महीना नहीं करूंगा तो मेरा 2 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी और जो है मेरा इंसेंटिव चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने इंसेंटिव बनाया हुआ है 2 महीने बहुत जी तोड़ मेहनत करके, वो इंसेंटिव मेरा डूब जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 100 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट को ना दूसरे एरिया के स्टॉकिस्ट के पास, होलसेलर के पास, जहाँ ये अच्छा बिकता है, उनको 90 रुपये में ही दे दूंगा। अभी 90 रुपये में कैसे मैं दूंगा? 90 रुपये में देने का तरीका, या 100 रुपये में तो कंपनी दे रही थी, अभी 90 में मिलेगा, 90 रुपीज़ में मिलेगा स्टॉकिस्ट को। सिंपल सी बात है, सस्ता मिलेगा, उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो ले लेगा, उसके यहाँ सेल भी है, दौड़ रहा है प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट रन कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको तो कहीं से भी मिले, सस्ते में जहाँ मिलेगा ले लेगा। तो आप क्या करोगे, 10 रुपये कम दे दो। अब जो 10 रुपये वो कम करोगे ना, वो अपनी पॉकेट से ऐड करोगे, रेट तो कम नहीं होगा एक्चुअली। आप क्या करोगे कि 10 रुपये जो कम करके बताया आपने रेट, वो आपने अपने पॉकेट से, मतलब जितने का प्राइस था उतना दिया आपने, हर एक बॉक्स के साथ में 10 रुपीज़ का डिफरेंस आया, तो वो 10 रुपीज़ आपने इसके ऊपर एक आप समझ लो कि 100 रुपीज़ का बिकना था, तो आपने दूसरे स्टॉकिस्ट को दिया, दूसरे बंदे को जहाँ दूसरे एरिया में भेज रहे, इसके ऊपर एक 10 का नोट आपने लगा के चिपका दिया, अब इसको प्रोडक्ट दिया, मतलब ये प्रोडक्ट प्लस 10 रुपीज़ आपने दिया। ठीक है, 10% की अगर मैं बात करूँ तो एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर 10 रुपये का एडजस्टमेंट आता है, तो अब ये एडजस्टमेंट वेरी करता है, प्रोडक्ट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस को डाउन कर देना। कैसे? अपने पॉकेट से पैसा लगा के। ये 100 रुपीज़ का बिक रहा था, हमने इसके ऊपर 10 रुपये और लगा दिया, अपनी तरफ, कंपनी की तरफ से नहीं था, अपनी तरफ से 10 रुपये लगा के आगे बेचा कि इसको खरीदोगे 10 रुपये आपको पैसा भी मिलेगा। राइट, मतलब हमने 10 रुपये
रुपये इसके प्राइस को कम कर दिया। अभी 100 रुपीज़ स्टॉक पड़ा, 10 रुपये हमने लगा दिया तो क्या हो गया, 90 रुपीज़ का हो गया। जब ऐसे करके रेट को हम बेचते हैं तो इसको ट्रेडिंग बोलते हैं फ्रेंड। और जब ट्रेडिंग का मतलब होता है जनरल भाषा में कि किसी भी गुड्स को परचेज करना या सेल करना, ठीक है, आदान प्रदान जिसको बोलते हैं वो होती है ट्रेडिंग। किसी भी गुड्स का आदान प्रदान ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है, सेल परचेज ट्रेडिंग कहलाता है। लेकिन फार्मा के अंदर ट्रेडिंग का मतलब होता है इस तरह रेट डाउन करके देना। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया 10 रुपए का, ये कितना भी हो सकता है, ये 5 रुपये भी हो सकता है, ये 2 रुपये भी हो सकता है, ये 20 रुपये भी हो सकता है, ये 25 रुपये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी और ब्रांड के ऊपर। जो ज़्यादा सेलिंग ब्रांड होगा उसके ऊपर ट्रेडिंग कम जाती है, क्योंकि सेल ज़्यादा होता है तो कम भी डिफरेंस मिलती है। सेल इतना ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम इतना बड़ा होता है तो स्टॉकिस्ट ले लेता है। जिसकी सेल कम होती है उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो अब ये अप डाउन, ये ट्रेडिंग कितना होता है, ये आप मान के चलो 5% से लेके 5% टू 25 या 30% तक जाता है, ठीक है। इतने तक लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं, मतलब एमआर अपने पॉकेट से एडजस्ट कर देता है। इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अच्छी तरीके से समझ गए। अब के ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने करना शुरू किया पहले? ट्रेडिंग की शुरुआत एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हुई थी ना, काफ़ी पहले हुई थी। तो स्टार्टिंग में चक्कर इसका यही था कि इंसेंटिव की चक्कर में किया गया था कि यार हमने 6 मंथ का पहले, अभी डिजिटल चीज़ें हो गई फ्रेंड, तो इंसेंटिव क्या होता है, आपने इसे इस मंथ का टारगेट कंप्लीट हुआ, अगले महीने आपने सेकेंडरी किया, उसके अगले महीने आपका इंसेंटिव आ जाता है अपने अकाउंट में। जनरल मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पहले ऐसा सिस्टम नहीं हुआ था। मैं अगर 2000 के पहले की बात करूँ ना, तब इंसेंटिव इसे इमीडिएट नहीं आया करते थे। तब इंसेंटिव आया करते थे एनुअल या हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली इंसेंटिव क्या पूरा ईयर फिनिश होने के बाद तब आया करता था पैसा। एकदम स्लो प्रोसेस था, क्योंकि NFT और ये डेटा कैलकुलेशन ये सब चीज़ें इतनी फास्ट नहीं थी। आज तो कंप्यूटर पर पूरा डेटा अवेलेबल होता है, कंपनी 1 मिनट के अंदर बैठे बैठे पूरा डेटा निकाल लेती है, तो फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, इजिली कैलकुलेशन हो जाते हैं। पहले टाइम लगता था पूरे ऑल इंडिया के डेटा को कंपाइल करने में, ठीक है। तो होता क्या था, बहुत बड़ा इंसेंटिव छूटता था। लोगों ने फिर इसका जुगाड़ सोचा और इस तरह से उसको कम दाम पे देना शुरू किया इंसेंटिव बचाने के लिए। ये कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि अभी तो इंसेंटिव लोग कमाने के चक्कर में दे रहे थे। अगर सपोज दैट मुझे पूरे साल का इंसेंटिव 1 लाख रुपीज़ इंसेंटिव बन रहा है, ठीक है, अभी 1 लाख में मैंने 1 साल तो कर लिया, 2 महीना मैं टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ, 2 महीने की वजह से मेरा 1 लाख डूब जाएगा। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, यार 1 लाख रुपए क्यों छोड़ूंगा, ऐसा करता हूँ 25,000 रुपये खर्चा कर देता हूँ। मेरे 25,000 खर्चे हो जाएंगे तो 75 तो मेरे पास में आएगा, 25,000 मैं ट्रेडिंग में लगा देता हूँ, रेट डाउन करके दे देता हूँ। अब जो है 75,000 का तो प्रॉफिट मेरे पास में आ ही जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं किया तो पूरा 1 लाख चले जाएगा, इंसेंटिव का क्लॉज पूरा होगा नहीं, कंपनी मुझे नहीं देगी। तो लोग इस तरह कर देते थे। अब इसके बाद दूसरा सिस्टम आया, जैसे जैसे कंपनीज बढ़ती गई ना फ्रेंड, इसके अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कंपनीज के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और कंपटीशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो प्रेशर था ना सेल का, वो एमआर के ऊपर बढ़ने लगा। पहले एमआर के ऊपर सेल का प्रेशर नहीं हुआ करता था, ठीक है। पहले जो आप 40 ईयर बैक जाओगे ना, तब कंपनी में सिर्फ ब्रांड प्रमोशन का प्रेशर रहा करता था, टारगेट का प्रेशर नहीं रहता था। ये धीरे धीरे टारगेट का प्रेशर आया। अब 2 तरीके से ट्रेडिंग हो जाए, दो रीजन की वजह से ट्रेडिंग होती है। एक तो मैंने बताया आपको जो ये इंसेंटिव अर्न करने के लिए, दूसरा अपनी जॉब को सेव करने के लिए। मतलब अब हम फील्ड में पूरे महीने काम करते हैं, अगर सेल नहीं हुई, सेल अपने हाथों में नहीं, सेल एक बाई प्रोडक्ट है, हमारे वर्क का बाई प्रोडक्ट है। तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत मेहनत से काम किए हैं पूरे महीने तो सेल आए ही, और सेल मतलब अच्छी हो ही, मेरा टारगेट अचीव हो ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मैंने इस महीने काम किया, उसका रिजल्ट 3 महीने बाद आए, ऐसा भी हो सकता है। किसी डॉक्टर के पीछे मैं लगा हुआ 3 महीने बाद उसने मुझे प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया। लेकिन टारगेट तो पहले महीने से ही मिल जाता है, कंपनी के अंदर टारगेट फर्स्ट मंथ से ही मिल जाता है। तो अचीव भी करना होता है, या 2-3 महीने अचीव नहीं किए उसके बाद प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो अपनी जॉब सेव करने के लिए कुछ, अब इसमें भी एमआर की कैटेगरी है, इसमें बड़े बड़े खेल हैं। कुछ एमआर क्या है, अपने आप को मैं दादा हूँ, मैं हमेशा टारगेट करूँगा, तो अपने नाम को बचाने के लिए वो ट्रेडिंग कर जाते हैं, ठीक है। किस लिए ट्रेडिंग कर जाते हैं, अपने नाम को लिए कि मैं तो प्लेयर हूँ, मैं तो करूँगा ट्रेडिंग। उनका अपने नाम को डाउन नहीं करना है, ठीक है। कुछ तो इस टाइप के लोग होते हैं जो ट्रेडिंग कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मे टाइप के होते हैं हमारे, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो काम ही नहीं करते, बहुत लिमिटेड काम करती हैं। उनको मालूम है कि ये बड़ा वाला ब्रांड मेरे पास में है, कंपनी का काफ़ी बड़ा टैग है, बड़ा ब्रांड है, इसकी ट्रेडिंग होती है, इसको मंथ में जाऊँगा 20,000 रुपये पा रहा हूँ, पूरे महीने दौड़ भाग करूँगा तो भी मेरा पैसा खर्चा होगा। तो जितना दौड़ भाग में खर्चा करूँगा पैसा, तो वो पैसा जो है स्टॉकिस्ट को दे दूँगा, ट्रेडिंग में यूज कर दूँगा, सैलरी सेव रहेगी, कौन जाएगा वर्क करेगा, कौन परेशानी लेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, निकम्मे, इसको बोलते हैं निकम्मापन, ठीक है। शुद्ध हिंदी बोलो निकम्मापन बोल
बोलते हैं, तो फील्ड में काम ही नहीं करते, बहुत लिमिटेड, कभी कभी ऐसे घूमने टहलने आए साथ में काम कर लिए, वरना घर पे बैठ के आराम से कुर्सी पे मौज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, वो लोग ट्रेडिंग कर देते हैं। अब ये ट्रेडिंग ये निकम्मे लोग करते हैं या जो दादा लोग हैं जो शौक बस कर देते हैं अपनी वाहवाही के चक्कर में। अब इसमें पिटता कौन है? इसमें पिटता वो जो मेहनत करने वाला है। अब ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है फ्रेंड, बेस पड़ जाता है ट्रेडिंग करने से। अभी क्या है कि जो निकम्मा था वो निकम्मापन है अगर आप किसी के अंदर या फील्ड के अंदर काम नहीं कर रहा, वो कितने दिन अपनी नौकरी चलाएगा। ट्रेडिंग क्या होगा, आप हर साल तो टारगेट बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी पूरी सैलरी लगाने के बाद भी आपका टारगेट नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो क्या करोगे आप, कंपनी छोड़ के चले जाओगे। अभी आप कंपनी छोड़ के चले जाओगे तो जो दूसरा MR आएगा ना, तो आपने क्या किया, फॉल्स बेस बढ़ा दिया। टारगेट क्या था, फॉल्स टारगेट हो गया आप, क्योंकि एक्चुअल सेल तो हो नहीं रही थी। कंपनी क्या करती है, जितना सेल होता है उसके ऊपर हर साल 20% से 30% तक ग्रोथ लगा देती है, फिर आपको टारगेट दे देती है। अभी जो पिछला MR था उसने काम तो किया नहीं था, बिना काम किए हुए ट्रेडिंग कर करके वो फॉल्स सेल जनरेट किया था। ठीक है, फॉल्स सेल जनरेट किया था, कंपनी ने उसी फॉल्स सेल के ऊपर 30% का और ज़्यादा ग्रोथ लगा दिया। अभी सेल तो हो रही थी 50,000, फॉल्स सेल हो रही थी 1 लाख का। ठीक है, क्योंकि 50,000 सेल होती थी, 50,000 वो ट्रेडिंग कर दिया करता था पुराना वाला MR। अब जब ओवर हो गया तो वो छोड़ के चला गया। अब जो नया MR आएगा ना, तो उसको कम टारगेट थोड़ी मिलेगा, टारगेट तो वही मिलेगा जो पिछले साल सेल हुई है, उसी सेल के ऊपर 30% ग्रोथ मिल जाएगा। अभी नया बेचारा MR ज्वाइन किया, ठीक है, अब उसको परेशानी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको तो कुछ भी ABCD नहीं पता, उसको क्या मालूम पिछला फॉल्स बेस था या क्या था। अब अगर उसको पता भी मान लो है कि नहीं फॉल्स बेस था, कंपनी ये थोड़ी बोलेगी ये फॉल्स बेस था, ये फॉल्स टारगेट नहीं बोलेगी कंपनी क्या बोलेगी, पिछला MR तो करता था, आप क्यों नहीं करोगे। कंपनी 1 महीने आपको रिलैक्सेशन देगी, 2 महीने देगी, 3 महीने देगी, उसके बाद तो प्रेशर डालेगी, जम के प्रेशर डालेगी। क्यों डालेगी, पिछला तो करता था, आप नहीं कर रहे हो, मतलब पिछला काम करता था, आप काम नहीं करती। ठीक, तो होता क्या है ऐसे कंडीशन में, जो नया वाला आता है वो भी थोड़ा मेहनत ज़्यादा करता है तो सेल बढ़ जाती है, लेकिन सेल इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता कि वो पूरा टारगेट कर ले। ठीक है, तो मान लो 50 सेल हो रही थी, अभी टारगेट 1.5 लाख का हो गया, तो 1 लाख तो दौड़ भाग करके मेहनत करके सेल कर ले जाता है, फिर भी 50 से छूट जाता है, तो 50 एडजस्टमेंट कर देता है। अभी 52 की ट्रेडिंग कर देता है वो भी, अभी मजबूरी हो गई उसकी ट्रेडिंग करना। वो काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, अच्छा मेहनत कर रहा है, जम के मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको पैसे लगाने पड़ रहे हैं सेल करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि बेस ही बड़ा हो गया। अब पूछोगे सर ऐसा चलता रहता है लोग काम कैसे करते हैं, इसमें 2 तरीके होते हैं। अब इससे निकलते कैसे हैं लोग, बाहर कैसे होते हैं। जो समझदार MR होता है वो निकल जाता है, वो समझदार जो MR होता है वो निकल जाता है। कैसे निकल जाता है उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। होता क्या है कि कंपनी में अगर आप 80 से लेकर 90% के बीच में टारगेट कर रहे हैं, मतलब 100% नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी तो चलती रहेगी, आपको कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 1 साल तक कम से कम आपको कंपनी की बातें सुननी पड़ेगी। कंपनी आपके ऊपर प्रेशर बनाएगी, 4 बातें बोलेगी, उल्टा सीधा बात बोलेगी, सारी बात को सुनना पड़ेगा पेशेंसफुली, और वर्क करते रहना होगा मेहनत के साथ, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। अब वर्क हार्ड कहाँ करना पड़ेगा, नए ब्रांड के ऊपर, जो न्यूअर ब्रांड होगा, क्योंकि कंपनी का अगर न्यू ब्रांड बिक रहा है ना, कंपनी आपको कभी भी टच नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि जो न्यू ब्रांड होता है कंपनी का ना, वो मेहनत से बिकता है। क्योंकि पुराना ब्रांड तो पिछला आदमी काम करके गया था, बोलेगी इसलिए बिक रहा है कि पिछले ने काम किया था, उसकी वजह से बिक रहा है। तो इसलिए जब कोई नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबसे ज़्यादा पुराना ब्रांड आ रहा है, सेल डिग्रोथ में भी चली गई है, लेकिन अगर न्यू ब्रांड ग्रोथ हुए हैं, न्यू ब्रांड के अंदर अच्छा कर्व है, अच्छा ट्रिमेंडस ग्रोथ आया है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो काम कर रहा है। कंपनी उसको कभी नहीं निकालती जिसको जानती है कि ये काम करता है, जो वर्क करता है ना। कोई भी कंपनी 99, किसी के साथ कोई बुरा हो गया, कोई मैनेजर आ गया, मैनेजमेंट उसने ख़राब कर दिया, अलग बात है, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, बट 99% केस में फ्रेंड कोई भी वर्किंग MR को ना कभी कंपनी कोई नहीं निकालती, ना ही कोई मैनेजर निकालता है। ये हमेशा ध्यान रखो। फार्मा के अंदर लाख बुराइयां, कंपनी जाती, नौकरी आती जाती, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा अपने माइंड के अंदर रखो, फार्मा प्रोफेशन के अंदर कभी भी जो मेहनत के साथ काम कर रहा है ना, उसको कभी नहीं निकाला जाता। जो वर्क हार्ड कर रहा है, वर्क हार्ड करेगा, सेल आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी, 101% आएगी। कंपनी भी सपोर्ट में पीछे से लगी होती है, उनको भी बिजनेस डेवलप करना होता है। ठीक है, तो सेल आज नहीं तो कल आएगी, अगर वो सही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और सही तरीके से वर्क कर रहा है तो। ठीक है,
तो धीरे धीरे वो क्या करता था, इसको बैलेंस कर लेता है। थोड़ा बड़ा रहता है तो अपना एडजस्टमेंट कर देता है, आने वाले टाइम में अगर उसको बैलेंस कर पाया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा बैलेंस तो करते रहेंगे। मेहनत भी करता रहता है, थोड़ा थोड़ा बैलेंस करता था, तो टेरिटरी को संभाल लेता है। अब ये टेरिटरी को जो संभालने वाली बात है ना, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। कोई इसी में परेशान होकर भाग लेता है, अरे यार बहुत प्रेशर है, 2-4-6 महीना काम किया भाग गया। कोई वहीं पे आके वर्क हार्ड करके टेरिटरी को संभाल लेता है। जो संभाल लेता है उसको वाह वाह हो जाती है, और कुछ टाइम के अंदर प्रमोशन मिल जाता है। कुछ टाइम के बाद वो सिस्टम को समझ जाता है, कंपनी के लोग उसको जान जाते हैं, वो कंपनी को जान जाता है, वो अपने सिस्टम को जान जाता है, मैनेज करने का तरीका आ जाता है, तो काम आगे बढ़ जाता है। अब कुछ लोग थोड़े टाइम के अंदर ही भाग जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर आया और चिल्लाए, अरे बहुत प्रेशर है, ट्रेडिंग है, इलीगल सेल है, ऐसा वैसा, मैं नहीं काम कर पाऊंगा, हम दूसरी कंपनी में। फिर गए वहाँ पे भी वही सिचुएशन, फिर तीसरी में गए, तीसरे में भी यही सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन सभी कंपनीज के अंदर है। कोई कंपनी इससे अछूती नहीं है फ्रेंड। कोई ऐसी कंपनी नहीं है फार्मा के अंदर जहाँ ट्रेडिंग ना हो। तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ बोलोगे कि इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती। सभी कंपनी के अंदर होती है। कि ट्रेडिंग के डर से अगर किसी कंपनी को आप छोड़ के भाग रहे हो ना, तो बेवकूफ़ी है भागना, क्योंकि दूसरी जगह जहाँ जाओगे तो वहाँ कहीं थोड़ा कम है, कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कि कोई थोड़ा कम कर लेता है, कोई थोड़ा ज़्यादा कर लेता है। तो यही है पूरी ट्रेडिंग की ABCD। ठीक है, क्यों होती है, क्यों की गई थी, कैसे शुरुआत हुई, क्या होता है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया और जिस तरीके से बताया आपको ट्रेडिंग की पूरी कहानी, आपको समझ में आया होगा एक्चुअली ट्रेडिंग क्या होती है। अभी ट्रेडिंग की वजह से स्टॉकिस्टों को काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो जो लोग पैसे पेड कंसल्टेशन लेते हैं ना, वो पूछते हैं सर ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग करना है मुझे, ट्रेडिंग के थ्रू होलसेल का बिजनेस करना है। तो इस वीडियो में नहीं, अगला वाला वीडियो स्टॉकिस्ट के लिए बनाऊंगा। ये तो MR के लिए, लोगों के लिए हो गया। अगला वाला वीडियो बनाऊंगा स्टॉकिस्ट के लिए कि आप ट्रेडिंग कैसे करके कैसे पैसा कमा सकते हो। अब बिजनेस वाली बात करूंगा, एज ए MR बात नहीं करूंगा। ठीक, इस वाले वीडियो में एज ए MR तक ही। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा, और बहुत ही पावरफुल टूल्स भी लेके आऊँगा, बहुत पावरफुल वीडियो लेके आऊँगा जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होंगे, चेंजिंग सीनरियो के साथ में। ठीक है, बदलते ज़माने के साथ बदलते रहना है और चलते रहना है। रुके हुए पानी में क्या पड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, गंदगी पड़ जाती है, बहते पानी में नहीं पड़ता है। हमेशा इस कहावत को याद रखिएगा अपने लाइफ में। जिस तरफ लेके जा रही है जीवन, लाइफ जिस तरह लेके जा रही है उसको लेके चाहिए, बहते पानी के साथ बहते चलिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज बढ़ रहा है तो बन जाइए डिजिटल मार्केटिंग। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ टाइम के बाद वो यही बोलेंगे क्या, फिर पछतावा होगा। डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो आप भी हो जाइए, रजिस्ट मत करिए। कोई भी चेंजेज आता है उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, जो सबसे पहले एक्सेप्ट करता है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, एक क्लू दे रहा हूँ, जितना जल्दी जो एक्सेप्ट करता है वो उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। एडॉप्टेशन कर्व को समझिए। ठीक है, एडॉप्ट करिए। अर्ली एडॉप्टर बनेंगे, ज़्यादा मज़ा करेंगे। ठीक है, एक क्लू बस दे रहा हूँ, अर्ली एडॉप्टर बनेंगे, ज़्यादा मज़ा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग